अभी उनको ये लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया मेरे लिए। अमेरिका में 9 महीना रहने के बाद उनके प्रवचन तथा कीर्तन को थोड़ा प्रोत्साहन मिला था कि इतनी एफर्ट उन्होंने करी थी, तो थोड़ा सा तो कीर्तन शुरू हुआ था। अभी वे उसे इस समय ऐसा वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे। छोड़ दे, कोई बात नहीं भैया, सो ओके, डोंट वरी। हाँ, तो वो 9 महीने जो उन्होंने ये एफर्ट की थी, तो उसको लगता था कि अगर मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं, ये जो रेगुलर मेरे आने वाले हैं, ये तो सब माइनस हो गया ना, सब खत्म हो गया। उसे वो ऐसे नहीं जाने दे जा सकते थे। वही भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिन्हें वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति विद्वान तथा भक्त के रूप में जानता था और आदर की दृष्टि से देखता था, और जिन्हें भारत के उपराष्ट्रपति तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों से मिलने का खुला आमंत्रण प्राप्त था, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्र विहीन थे। आज उनके पास कोई भी नहीं खड़ा था कि जो वो सोचे कि मैं कहाँ जाकर रह सकता हूँ और किधर क्या कर सकता हूँ। वे सहसा सड़क के अनाथ के समान घर विहीन हो चुके थे। उनकी अपेक्षा वे लोग अधिक सुरक्षित थे जो दीर्घकाल से फ्लॉप हाउसों में अपना स्थान बना चुके थे। वे भले ही विनष्ट हो चुके हों, किंतु सुस्थिर तो थे। यदि आपके पास वहां जाने का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो पाया, आप स्टोर ना जाने वाले हों या वापस अपने घर पर ना जाने वाले हों, तो बावरी तो नरक ही होगा। कि अगर तो आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं बाजार में, तो चलो आप वापस अपने घर में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं सड़क के ऊपर ही हूँ, फुटपाथ में, तो आपको नरक ही नरक दिखाई दे रहा था। आपके लिए कुछ भी प्लीजिंग साइट नहीं था। अच्छा, वे खड़े होकर सोचने का भी स्थान नहीं था। एकदम से वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि यहाँ रहा जाए या किसी मित्र के पास वापस जाया जाए। इस समय स्वामी जी ना तो चाइना टाउन की दुकान पर जा रहे थे, ना घूमने जा रहे थे, ना शीघ्र ही अपने घर पर वापस लौटने जा रहे थे। और यदि वे अपने घर पर नहीं जा रहे थे, तो उनके पास आज रात्रि बिताने के लिए शरण कहाँ थी। अमेरिका में ऐसे सनकी लोग, एक्सेंट्रिक लोगों के बीच प्रवचन कर पाना कितना कठिन हो रहा था। किसको क्या समझाना हो। 9 महीने हो गए प्रभुपाद को वहां पे आए। आपने देखा कितना सक्सेस उनको मिला है, और कितने वो पेशेंटली, और कितने कम पैसे में, क्या पैसा है ही नहीं बिल्कुल, और कितना वो स्ट्रगल है कर रहे हैं, और अपने लिए वो बिजनेस एम्पायर नहीं कोई खड़ी कर रहे, भगवान का नाम का प्रचार ही करने के लिए आए। लेकिन ठाकुर उनको कितना टेस्ट कर रहे हैं, और कहां से उनको कहां लेकर उनको वो जाएंगे। जिस दिन वे बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने पूर्व दृष्टि कवि के रूप में एक कविता लिखी थी। उन्हें सब ये दिखाई दे गया था। हे प्रभु, मैं नहीं जानता मुझे आप यहाँ क्यों लेकर आए हो, लेकिन अब आप जो चाहें सो कराएं। मैं आपके हाथों में कठपुतली के समान हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, किंतु मेरा अनुमान है, चाहे ये उग्र स्थान है, कि यहाँ पर सब इतना एग्रेशन है, मटीरियलिज्म है, लेकिन आपका कुछ काम होगा, नहीं तो मुझे आप इतने भयानक स्थान में क्यों लेकर आते। 1965 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, उनको कितना वो लग रहा था। आज की तो आप बात ही छोड़ दो कि आजकल वहां पर क्या क्या होता है। अब उनकी नियमित क्लासेस का क्या होगा, प्रभुपाद सोच रहे थे। फिर भी वो सोचते डेविड दिल का बुरा नहीं था। डेविड का क्या होगा, क्या उन्हें लौट कर उस छोकरे से बात करनी चाहिए। अभी तक उसका नशा तो उतर गया होगा। ये डेविड की पर पहली हिंसात्मक घटना थी कि उसने पहली बार मेरे ऊपर इस तरह से किया कि जैसे वो मुझे हिट करेगा। किंतु अन्य अवसर भी आ चुके थे। डेविड की आदत थी कि वे जब भी बाथरूम यूज करता था, फर्श पर साबुन छोड़ आता, किंतु स्वामी जी उसको बहुत बार समझा चुके थे कि मैं वृद्ध हूँ, मैं कभी भी फिसल सकता हूँ। उसको एटिकेट नहीं था रहने का। आप हर एक के साथ ऐसे घर नहीं शेयर कर सकते हो ना। ऐसा ना करने के लिए उसको प्यार से कहते रहते कि ये तुम्हारी खतरनाक आदत है, मैं कभी भी यहाँ गिर सकता हूँ। फिर भी डेविड उनकी एक भी बात ना सुनता। स्वामी जी लगातार उसे याद दिलाते रहते। एक दिन वह स्वामी जी पर नाराज होकर चिल्लाने भी लगा था, किंतु कोई वास्तविक दुश्मनी तो नहीं थी। यहाँ तक कि आज की घटना भी किसी व्यक्तिगत मनोमालिन्य के कारण नहीं घटी थी। ये तो उसकी दवाइयों का नशा था। वो बुरा आदमी नहीं है, उसकी मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ा है। फिर प्रभुपाद वापस डेविड के बारे में सोचने लगे। भक्ति वेदांत तेजी से आगे बढ़ते गए। सिंधिया जलयान में मेरे पास निशुल्क टिकट भी है।
अभी उनको एक वो भी नजर आ रहा है, मेरे पास एक मतलब मैं कभी भी वापस जा सकता हूँ, मैं वृंदावन जा सकता हूँ, किंतु उनके गुरु ने यही आने का आदेश दिया था। अभी तक मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने क्या कार्य किया है। अटलांटिक सागर को पार करते हुए स्वामी जी ने लिखा था कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पश्चिम जगत के सारे देशों में फैलेगा। उन्होंने कहा था, तो मेरे गुरु का वचन मैं झूठा कर जाऊंगा क्या अगर मैं अभी वापस गया तो? रात होते होते उन्हें अपने ठहरने के लिए स्थान ढूंढना होगा जिससे कम से कम वे अपने प्रवचन और कीर्तन को जारी रख सके। इसी को कहते हैं सरकारी जमानत के बिना कार्य करना, कि मेरे पास कोई सरकार की सपोर्ट नहीं है। अपनी छोड़ के मैंने तो अपनी कंपनी भी, उनको ये लगा कि मैं जो इंस्टीट्यूशन इस्कॉन के बारे में सोच रहा हूँ, आई हैव नॉट इवन रजिस्टर्ड दैट वन। तभी उनके दिमाग में आना शुरू हुआ कि एक संस्था होनी चाहिए, संस्था के कुछ ट्रस्टीज होने चाहिए, जिस तरह से वो मेरे को कोई आकर सपोर्ट तो करे, मैं इस तरह से अकेला तो नहीं खड़ा होऊंगा। उनको ये लगा सरकारी जमानत के बिना कार्य करना, किसी धार्मिक संगठन की सहायता के बिना कार्य करना, बिना किसी संरक्षण के कार्य करना, इसका अर्थ था हमेशा कमजोर रहना और असुरक्षित रहना, कि डर मेरे ऊपर इस तरह से लगे कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। भक्तिवेदांत स्वामी को इस संकट का सामना करना पड़ा, मानो श्री कृष्ण उनकी ही परीक्षा ले रहे हों। भगवद गीता का उपदेश है कि अपनी रक्षा के लिए कृष्ण पर निर्भर रहा जाए। सारे कर्मों के लिए मुझ पर आश्रित रहो और मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसे भक्ति योग से मेरे प्रति सचेत रहो। मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों का पार कर पाओगे, कि अगर तुम मेरे पे आश्रित हो तो तुम सारे जो तुम्हारी कठिनाइयां आएंगी तुम्हारे रास्ते में, चाहे वो भौतिक हो, मटीरियलिस्टिक हो, या तुम्हारी स्पिरिचुअल कठिनाइयां हो, वो धीरे धीरे छंटती जाएंगी। वो इस तरह से तुम आगे बढ़ते जाओगे। उन्होंने कार्ल एयरजेंस को फोन करने का निश्चय किया। वह उनकी संध्याकालीन कक्षाओं में नियम पूर्वक आता था, अतः उससे सहायता मैं मांग सकता हूँ। फोन पर स्वामी जी की आवाज सुनकर वह एकदम से समझ गया कि उन पर कोई आपत्ति आई है, क्योंकि आज तो क्लास नहीं है, आज वो क्यों फोन कर रहे हैं। कॉल तुरंत राजी हो गया और स्वामी जी उसके तथा उसकी पत्नी ईवा के साथ रह सकते हैं। उनका स्थान पास ही सेंटर स्ट्रीट पर चाइना टाउन के निकट बावरी से 5 ब्लॉक पश्चिम की ओर था। हाँ, कार्ल ठीक रहेगा, मैं वहीं चला जाता हूँ। तो वो कार्ल और ईवा के पास चले गए। अभी देखो कौन उनका फर्स्ट डिसाइपल होने वाला है। लेट्स कीप ऑन गेसिंग, इट्स अ गेम। एक सप्ताह बीत जाने पर भी जब कार्ल तथा उसके मित्रों को स्वामी जी के लिए उपयुक्त कोई स्थान नहीं मिल पाया, एक हफ्ते तक नहीं मिल पाया, तो स्वामी जी ने सुझाया कि कार्ल तथा वे दोनों ही माइकल ग्रांट के यहाँ चलते हैं। मे बी माइकल ग्रांट इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट डिसाइपल। माइकल ग्रांट के यहाँ चलते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं। माइक एक तरुण गायक था, एक यंग था, और ही वॉज अ म्यूजिशियन, मतलब सिंगर था, और बावरी में ही रहता था। स्वामी जी की बैठकों में आता रहता था और उनके उपदेशों में रुचि दिखाता था। उसको संकीर्तन बहुत पसंद था क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था। वे अत्यंत साधन संपन्न था, मतलब उसके पास पैसा था काफी, लेकिन अपनी इच्छा से यहाँ रहता था। फक्कड़ लोग होते हैं ये लोग, ऐसे म्यूजिशियंस वहां पर, तो वे उसकी सहायता कर सकता था। जब माइक ने स्वामी जी की कहानी सुनी तो वे अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करने लगा कि ओहो, आई नीड टू डू समथिंग फॉर यू। अतः दूसरे दिन वह द विलेज वॉइस गया, वह जहाँ पे वो आर्टिकल होता था, पहला समाचार पत्र लगा। उसने वो जो एडवर्टाइज्ड होते थे कि कौन सा घर खाली है, कैसा है, उसने ही स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। वर्गीकृत विज्ञापनों को देखा और उपयुक्त स्थान देकर मकान मालिक को फोन किया। वह द्वितीय एवेन्यू पर स्टोर फ्रंट था। अभी ये जो जगह थी वो एक स्टोर फ्रंट था, जैसे एक दुकान होती है, स्टोर फ्रंट था, और गार्डिनर नामक एजेंट माइक से आकर मिलने के लिए तैयार हो गया। एक गार्डिनर नाम का एक था वो वहां पे। कार्ल तथा स्वामी जी ने भी आना स्वीकार कर लिया कि आकर देखते हैं कि कैसी जगह है। पहले गार्डिनर तथा माइक आए। गार्डिनर वॉज द एजेंट और माइक आए। माइक ने हाथ से लिखा पट, वहां पे एक वो लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट,
मीन्स अद्वितीय उपहार। अभी होने वाला तो अब ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको मिल जाएगी वो तो मैचलेस गिफ्ट ही होगा ना जिसके लिए। तो वहां पे लिखा हुआ कि वहां पर एक गिफ्ट शॉप थी पहले, है ना। तो देखा जो सामने की खिड़की के ऊपर लगा हुआ था। गार्डनर ने बताया कि कब से वह स्थान एक घरेलू उपहार दुकान के रूप में था। माइक ने बताया कि स्वामी जी महत्वपूर्ण लेखक हैं, संस्कृत के विद्वान हैं तथा भारत से आए हुए आध्यात्मिक नेता हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया गार्डनर को। एजेंट को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी दुकान बहुत अच्छे इंसान को दे रहा हूँ। स्वामी जी तथा कार्ल के आते ही परिचय प्राप्त हो जाने पर गार्डनर ने उस छोटे से स्टोर फ्रंट को दिखाया। स्वामी जी, कार्ल तथा गार्डनर ने सारी संभावनाओं पर ठीक से विचार किया कि कैसे कैसे हम यहाँ पर क्लासेस लगेंगी, क्या क्या होगा, मैं खाना कहाँ बनाऊंगा, बाथरूम है कि नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने देखा। वो खाली जगह थी, साधारण थी, अंधकारमय थी, अभी बिजली नहीं आई थी और उसमें मरम्मत की थोड़ी जरूरत थी। वह सभाएं करने के लिए अच्छा हो जाएगा, थोड़ा लेक्चर्स तो हो सकते हैं, किंतु स्वामी जी के रहने के लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब $125 प्रति मास किराया ठीक ही था, बुरा नहीं था। हाँ, तभी गार्डनर ने दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कक्ष दिखलाया जो स्टोर फ्रंट के एकदम पीछे था, जैसे स्टोर उसका हो सकता है गोडाउन जैसा हो कुछ। तब उसका किराया $71 था। हाँ, और इसमें स्वामी जी रह सकते थे और नीचे लेक्चर्स दे सकते थे, किंतु गार्डनर को पहले इसको पेंट करना होगा क्योंकि वो अच्छा नहीं है। इस तरह कुल किराया हो गया $196 हो जाएगा, जिसे कार्ल, माइक तथा दूसरे लोग मिलकर पूरा कर देंगे, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं प्रभुपाद के पास, अभी रहना भी है और पैसे भी चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी ने गार्डनर वॉज वेरी हम्बल, तो उनके दिमाग में ये सोच अब आई कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनानी है, मुझे उसको रजिस्टर कराना है। तो उन्होंने गार्डनर को उसका पहला ट्रस्टी बना दिया। हाँ, कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रथम आधिकारिक ट्रस्टी उसको बनाना चाहते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने गार्डनर को अपनी लिखी श्रीमद् भागवत के 3 खंड जो थे लिखे हुए थे वो भेंट किए। उसको नहीं पढ़ना आता, उसको कोई रुचि है नहीं है, लेकिन उसको प्रभुपाद ने वो बना दिया और भीतरी पृष्ठ पर साथ में समर्पण लिखते हुए अपने हस्ताक्षर किए कि मैं तुम्हें यहाँ पे साइन करके दे रहा हूँ। गार्डनर ने लेखक के हाथों से जब पुस्तकें प्राप्त की, वो तो बड़ा ऑनर्ड फील हुआ उसको कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अत्यधिक सम्मानित समझा। उसने कृष्ण भावनामृत नामक नवीन संघ का ट्रस्टी होना और इस तरह उसने कहा, मैं एवरी मंथ इस इंस्टीट्यूशन को $20 स्वीकार करता हूं कि मैं $20 दिया करूंगा। $20 वो दिया करेगा। एंड ही हैज बिकम द वन फर्स्ट ट्रस्टी गार्डनर। माइक वो जो क्या है, वो एजेंट है जिसने घर दिखाया। उस कमरे को रंगाने में गार्डनर को 1 सप्ताह लग गया। इसी बीच माइक ने बिजली और पानी का प्रबंध कर दिया और फोन भी लगवा दिया। कार्ल से मिलकर उसने अपने दोस्तों से सबसे मिलकर पहले महीने का किराया भी इकट्ठा कर दिया की व्यवस्था कर दी। जब कुछ तैयार हो गया तो माइक कार्ल के यहाँ गया जहाँ स्वामी जी थे। कार्ल के यहाँ रह रहे थे। अब इस नवीन स्थान में स्वामी जी के जाने का समय आ गया था। उस समय जो थोड़े से उनके मित्र थे, ये मित्र ही थे ना, सारे फ्रेंड्स थे, दे वर हेल्पिंग हिम आउट। वे स्वामी जी के पास सारे इकट्ठे मिलकर बावरी कोठे में डेविड जहाँ रहता था वहां गए। भले ही वे सब उनके शरणागत शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं था कि हम इनके डिसाइपल हैं, कोई रेडी नहीं था, लेकिन किंतु वे 1 महीने का किराया एकत्रित करके स्वामी जी की वस्तुओं को यथास्थान रखने में अपनी इच्छा से हेल्प कर रहे थे। प्रभुपाद ने किसी को फोर्स नहीं किया था, बट दे वर विलिंग टू हेल्प हिम, क्योंकि उनको लगा कि ही नीड्स माई हेल्प, अवर हेल्प। तो वहां डेविड के घर जाकर, कोठे पर जाकर सब स्वामी जी का सारा सामान एकत्रित करने लगे और फिर सारे पैदल ही पैदल उनको शिफ्ट कर रहे हैं। कोई कार नहीं है, कुछ नहीं है प्रभुपाद के पास या किसी बावरी से चल पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वामी जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे 6 व्यक्ति उनका सामान लेकर पीछे पीछे चल रहे हो, जैसे एक काफिला होता है। इसमें भी एक खूबसूरती है, एक एंजॉयमेंट है। माइकल रॉबर्ट द्वारा प्रदत्त टेप रिकॉर्डर लिए था। स्वामी जी भी 2 सूटकेस उन्होंने पकड़े हुए थे। वे सारा कार्य इतनी तेजी से कर रहे थे कि माइक का हाथ दर्द होने लगा रास्ते में। तो उसने सोचा मैं अपनी कार ही ले आता, कम से कम कार में सामान ही रख लेते।
जून का महीना था, तो ग्रीष्मकालीन सूर्य बावरी के जंगल में अपनी गर्मी बिखेर रहा था। वह काफिला चलता रुकता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्वामी जी अपने सूटकेसों को लादे ग्रैंड ब्रूम तथा स्प्रिंग गलियों के बीच फूड जॉइंट्स तथा लैंप की दुकानों को नाश प्राप्त करने वाली कतार के सामने से चले जा रहे थे। कभी वे रुकते और अपने सूटकेसों को जमीन पर रखकर थोड़ा हाथ सीधा कर लेते। वे अंतिम रूप से बावरी से निकल रहे थे। उनका 72nd स्ट्रीट में रहने वाला बिजली का मिस्त्री दोस्त अगर उनको आज भी मिलता तो वो भी ये कहता कि ये भी जगह आपके रहने लायक नहीं है। इस 2nd एवेन्यू को भी रिजेक्ट कर देता, नापसंद कर देता। वे साल्वेशन आर्मी विश्रामालय के सामने गृहविहीन पुरुषों को पीछे छोड़ते और अपने साथ आने वाले मित्रों पर निगाह रखते हुए पथ पर आगे बढ़ते जा रहे थे। बावरी के जो कलाकार तथा गवैये स्वामी जी को वो उन लोगों का क्या अप्रोच था, वो लोग कैसे देखते थे प्रभुपाद को? वो समझते थे कि प्रभुपाद एक अत्यधिक सिविलाइज्ड और उन्नत है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग तो ऐसे फक्कर लोग हैं, बट ही इज अ वेरी वेरी लिटरेरी पर्सन। उन्नत और अत्यधिक उन्नत व्यक्ति मानते थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी आत्मा उन्हें आगे बढ़ाकर लेके जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन दिस सीक्रेट सोल इज पुशिंग अस विद हिम। तो उनको लग रहा था कि वे लोग अब उनका डेरा व्यवस्थित कराने के लिए उत्सुक थे और उनको लग रहा था कि दे आर हेल्पिंग हिम इन अ गुड मिशन। वे अमूल्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके और दूसरों में भी इनके संदेश को प्रसारित कर सके। वे इन सब पर आश्रित थे क्योंकि वो उनको लग रहा था कि प्रभुपाद हमारे पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए अच्छा ही करना है। किंतु वे लोग जानते थे कि स्वामी जी एक उच्च पद के ऊपर है, कि ही इज वेरी क्लोजर टू गॉड, और वे स्वयं अपने रक्षक है कि उनको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, उनकी इतनी विल पावर है। और वे कहते थे कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। स्वामी जी तथा उनके तरुण मित्र बावरी तथा ह्यूस्टन के छोर पर पहुंचे, दाईं और मुड़े और फिर पूर्व की ओर चलते रहे। चलते समय निरंतर आगे की ओर नजर गड़ाए। उन्होंने एक ब्लॉक आगे 2nd एवेन्यू के दक्षिण छोर को देखा। 2nd एवेन्यू में वे बाएं घूमेंगे और प्रथम स्ट्रीट से होकर एक ब्लॉक चलकर अपने नवीन मकान की ओर पहुंच जाएंगे। ज्यों ही उन्होंने IND गलियारे के प्रवेश द्वार को पार किया, स्टोर फ्रंट आ गया जहां पर मैचलेस गिफ्ट लिखा हुआ था। उन्होंने सूटकेस को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। 2nd एवेन्यू तथा ह्यूस्टन पर तेज यातायात के बीच थोड़ा विराम पाकर वे उसके बीच से निकल पाए। वे ऊंचे सहन की दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देख सकते थे, जो उन्हें अपने नए वास स्थान के अगवाड़े तथा पिछवाड़े की जमीन पे उगे घास फूस जैसे लग रहे थे, कि थोड़े थोड़े ट्रीज दिख रहे थे वहां पे। मकान की सड़क की ओर वाले हिस्से में स्वामी जी का, अगले वाले में लेक्चर्स के लिए जगह थी, सभागार था, और पिछवाड़ी की ओर उनका रिहायशी रेजिडेंशियल उनका रूम था। वह स्टोर फ्रंट केवल 6 मंजिला था, अतः इस ऊंची इमारत के साथ एक छोटे बच्चे के समान सटा प्रतीत होता था। इसके दक्षिण में भक्ति वेदांत स्वामी का नया मंदिर था, जो सादी सीमेंट का बना हुआ था और उससे सटकर कोई मकान ना था। केवल विस्तृत मोबाइल सर्विस स्टेशन स्थित था, जो प्रथम स्ट्रीट के किनारे पे था। जो ही भक्ति वेदांत स्वामी इस स्टोर फ्रंट के पास पहुंचे, उन्होंने तंग प्रवेश के द्वार पर सुसज्जित 2 छोटे लालटेन देखे। अब जब प्रभुपाद वहां एंटर किए तो हाउ ऑप्टिमिस्ट ही वॉज। एक आप जैसे नए घर में आप जाते हो तो आपको लगता है कि ये कैसा होगा, हाउ माई स्टे इज गोइंग टू बी हेयर, या आप बड़ा कुछ सोचते हो ना, आपके मन में क्या प्लानिंग्स आती हैं। अब उसका कुछ भरोसा ना था कि वहां पर क्या होगा, किंतु पहले से ही शुभ लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे। उनको गुड ओमीन्स हो रही थी, गुड वाइब्स आ रही थी उनको प्रभुपाद को कि यहाँ सब अच्छा ही होगा। यद्यपि ये अमरीकी तरुण कभी कभी पगला उठते हैं, लेकिन अब जैसे उन्होंने मेरा इतना हाथ बटाया है, ये प्रभुपाद को लग रहा था चैतन्य महाप्रभु के कार्य में भी ये मेरा ऐसे हाथ बटा सकते हैं, संकीर्तन आंदोलन में भी वास्तविक हाथ बटा सकते हैं। संभवतः इस नए स्थान में वे अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो उन्होंने इस्कॉन जो बनाया है, उसको सहित दृढ़ आधार प्राप्त करेंगे। उसकी फाउंडेशन यहीं से ही शुरू होगी, उन्होंने कहा। आर वी रीडिंग फर्दर और आर वी आर स्टॉपिंग हियर? हाँ,
अभी पढ़े 15 मिनट। एवरीबडी इज ओके? पानी वानी किसी को पीना? एंजॉइंग? मजा आ रहा? मंदिर की क्या बात की? मंदिर की बात? हाँ जी, रास्ते में क्या मंदिर दिखा, वो समझ नहीं आई बात। मंदिर नहीं दिखा कोई भी? आपने लालटेन से पहले बोला हाँ मंदिर के साथ सरस्वती का मंदिर था ना। प्रवेश द्वार, तंग प्रवेश द्वार पर सुसज्जित दो छोटे मोबाइल पेट्रोल स्टेशन वाला है ना? मोबाइल पेट्रोल स्टेशन नहीं वो इसके दक्षिण में भक्ति वेदांत स्वामी का नया मंदिर था। उसको वो मंदिर की तरह ही देख रहे थे ना कि ये सभागार जो मेरा है, मेरा ये नया मंदिर होने वाला है। वो उनको जैसे वहां पर, हाँ यू आर राइट, उनको जैसे वहां पर लगता था ना डेविड के साथ जब रहते थे कि ये मेरा राधा कृष्ण का नया मंदिर हो रहा है, तो उनको लगा कि ही लुक्ड एट इट एज इफ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेम्पल इन अमेरिका, मैचलेस गिफ्ट। तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से देखा, उस एंगल से देखा कि ये राधा कृष्ण का अमेरिका में पहला मंदिर होने वाला है। भक्ति वेदांत का नया मंदिर था, हाँ, जो सादी सीमेंट का जो बना था, सादा सीमेंट का बना हुआ था, तो वो उन्होंने देखा। मैचलेस गिफ्ट ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है प्रभुपाद के लिए, क्या पूरे इस्कॉन के लिए हिस्टोरिकल है। पर उनको अभी वहां पे ये अध्याय 2 है। भक्ति वेदांत स्वामी का नया पड़ोस निकटवर्ती बावरी जैसा गया गुजरा ना था, यद्यपि उससे अलग भी नहीं था, कोई खास भी नहीं था, लेकिन उतना भी खराब नहीं था। उनके दरवाजे पर ठीक उस प्रकार वाइजनर ब्रदर्स तथा पेपर मेमोरियल्स की मध्यम प्रकाश से युक्त प्रदर्शन खिड़कियों से मजार के, अच्छा अभी पता है क्या है, ये 2-3 पेजेस तो उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने बताया और उसकी लोकेशन ही बताई हुई कि कैसे है, और मैं बीच बीच में से थोड़ा सा स्किप करूंगी। लेकिन आई वांट टू टेल यू जस्ट इन द लिटिल कि वहां से उनको बहुत सारे सिमेट्री बहुत दिखती थी, शमशान घर जैसे होते हैं ना, वहां पर जैसे खुले खुले एरिया जहाँ पे वो पत्थर लगे होते हैं, उनका नाम लिखा होता है, इस तरह से बहुत सारे दिखते थे। और प्रभुपाद के घर के पीछे जो रेजिडेंशियल जो था वहां पे कमरा था, उसके पीछे उनको थोड़े पेड़ दिखाई देते थे, जो उनको लगता था जैसे वृंदावन का, जैसे उनको आभास होता था कि वहां से जैसे कि जिसके मन में जो भाव हो तो आप वही चीज को देखने की कोशिश करते हो। तो ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं स्किप करूंगी क्योंकि दिस इज जस्ट अ लोकेशन इन 3 पेजेस ही इज डिस्क्राइबिंग, नहीं तो हमारे 15 मिनट्स इसी में खैर मुझे लगता है जाएंगे शायद। तो बदने प्रकाश से युक्त प्रदर्शन खिड़कियों के से मजार के पत्थरों की एक कतार दिखती थी। वाइजनर ब्रदर्स से उत्तर की ओर सैम का भोजनालय था, एक फूड जॉइंट था। उसके बाद 4 मंजिली AIR नामक प्राचीन इमारत थी। तब फिर बेन जे हॉरवाइटस से मजार, एक और मजार, अंत में श्वार्ज का शमशान घर, मतलब 3-4 तो उन्होंने बता ही दिए कि शमशान घर वहां पर थे। अगले प्रखंड में जो था 43 नंबर में एक और लेंजा शमशान घर था। तब उसके बाद कॉस्मोस पैलेस का आयात करता था और कुछ ब्लॉक अप टाउन की ओर हटकर विलेज ईस्ट थिएटर का काले सफेद शब्दों में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। स्टोर फ्रंट वाली गली में उसी और एक ब्लॉक आगे की ओर नेटिविटी का गिरजाघर था। एक वहां पे चर्च भी थी जो एक पुरानी तिमंजली इमारत थी जिस पर नया नीला रंग पुता हुआ था और चोटी पर सुनहरे रंग का क्रॉस था। कि इतना कोई प्लीजिंग साइट नहीं थे वहां पे, ये कहने का मतलब ये है। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 6 मंजिला 26 सेकंड एवेन्यू का सामने का भाग हरे रंग का पुता हुआ था और विशाल 9 मंजिला फायर प्रूफ वेयर हाउस गोदाम सामने था। अब गोदाम सामने होने का मतलब ये है कि वहां पे व्हीकल्स बहुत आया करेंगी, है ना, बड़ी बड़ी व्हीकल्स आया करेंगी क्योंकि वेयर हाउस है वहां पर, तो उन्होंने गोडाउन में तो सामान तो रखना ही होगा। पूर्वी मैनहट्टन के लिए 2nd एवेन्यू प्रमुख यातायात का धमनी था कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक था और ह्यूस्टन तथा 2nd एवेन्यू के चौराहे से ट्रकों, टैक्सियों तथा प्राइवेट ऑटो का तांता वहां पर तांता भक्ति वेदांत स्वामी के दरवाजे से गुजरता रहता। बड़े भोर से रात तक कारों की घड़घड़ाहट शुरू हो जाती, ब्रेक लगाने की आवाजें, क्योंकि यहाँ आ गया, यहाँ रुकना है, ये कुछ
प्रतीक्षा में एक के पीछे एक खड़ी गाड़ियों की हौड़, भौंबों पौंपों उनकी होती थी, चरमराते गियर, ध्वनि करते इंजन तथा पुनः गुरगुराहट स्वर सुनाई देती। यातायात अत्यधिक सघन था। सो इट वॉज नॉट अ वेरी पीसफुल प्लेस, है ना। 26 सेकेंड एवेन्यू पर वास्तव में 2 स्टोर फ्रंट थे। उत्तर वाला मुद्रा धुलाई पर और दक्षिण वाले में पहले एक उपहार दुकान थी जो अब खाली था। वो मुद्रा धुलाई पर मीन्स वो आप उसमें कॉइन्स डालो तो उसमें वो वॉशिंग होती है, हाँ, उस तरह से वो धुलाई थी, वहाँ पे वो लॉन्ड्री वगैरह होती थी, है ना। तो उसके बाद दोनों के प्रवेश द्वार जो थे सांकरे थे, उनमें बड़ी बड़ी प्रदर्शन खिड़कियां थी जिनका रंग गंदला था, मतलब इतना कोई बाहर से कोई सुंदर नहीं दिखाई दे रहा। मैचलेस गिफ्ट साइन बोर्ड के नीचे एक 6 फुट की वर्गाकार खिड़की थी और कुछ सप्ताह पूर्वक इसमें दिया स्लाई की डिब्बियां प्रदर्शित की गई थी, जिन पर दिया स्लाई की जो मैच बॉक्सेस थे उसके ऊपर हॉलीवुड स्टार्स जो थे उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई थी। अब प्रभुपाद को क्या क्या नहीं फेस करना पड़ रहा, सब कुछ। तो उसमें से केवल मैचलेस गिफ्ट ही चिन्ह शेष बचा था और वो भी अब धीरे धीरे उगड़ रहा था। इस दुकान की खिड़की के नीचे बरामदे में एक जोड़ी लोहे के दरवाजे थे। इस चौड़े बरामदे में विभिन्न आकारों से विभिन्न समयों में विगत अनेक वर्षों में तैयार किया गया था। छोटे छोटे उसमें लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, कट पीसेस, उसमें धूल जमी हुई थी। एक छोटा सा आग बुझाने वाला काला सा जल लगा हुआ था और दोनों स्टोर फ्रंट के बीच में एक छोटे से घर का दरवाजा था, जो कि एक घर का दरवाजा था। 2 स्टोर फ्रंट थे और उसमें से एक घर का दरवाजा था। ये दरवाजा मेल बॉक्स तथा इंटरकॉम वगैरह एक किसी कॉरिडोर में खुलता था तथा एक ताला बंद करने वाला दरवाजा एक बड़े हॉल में खुलता था, जिसका आंगन आने जाने के लिए सीढ़ियां थी। कि 2 स्टोर फ्रंट थे, बीच में ऊपर घर था जिसका वो कॉरिडोर सा था जैसे। इस उपहार दुकान की खिड़की के बाएं इसका अगला द्वार था, जो काले रंग की लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ था, जिसमें एक आदमकद शीशा लगा हुआ था। ये दरवाजा लंबे पतले स्टोर फ्रंट के अगले भाग में खुलता था। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये कैसे लगता था सारा का सारा। भीतर ही दरवाजे के दाएं एक चबूतरा था, उसमें एक खिड़की थी। वीरान अंधेरा कमरा था, शीशे की खिड़कियां आंगन में खुलती थी। अच्छा, फिर उसके बाद खिड़की के बाईं ओर छोटा सा एक सिंक लगा हुआ था और जो छोटे से स्नान घर के बाहर लगा हुआ था, एक बाथरूम था वहां पर, और उसका दरवाजा स्टोर फ्रंट के सामने था। आंगन की जो फर्श थी वो कंक्रीट के बने टुकड़े थे, कंक्रीट का था। आंगन के चारों ओर झाड़ियां तथा बड़े बड़े वृक्ष थे, कि जैसे एक थोड़ा सा है, उसके पीछे एक रहायशी कमरा है, थोड़ा सा आंगन है, पीछे पेड़ है, कुछ इस तरह का जो नजर आ रहा है। इसमें वो जो बड़े बड़े जो वृक्ष थे पीछे, उसमें एक पिकनिक मेज लगी हुई थी, जैसे कुछ लोग आकर बैठ सकते थे। एक सीमेंट का बना हुआ चिड़ियों का वहां पे दाना डालने के लिए था और एक लट्ठे का चिड़ियाघर बना हुआ था लकड़ी का, जो बीचों बीच 2 लतरों वाले बगीचे थे, कि पीछे थोड़े थोड़े गार्डन्स थे। आंगन की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ऊंची ऊंची दीवारें थी और आगे तथा पीछे 2 खोलियां थी। ऊपर का खुला आसमान और राहत प्रदान करने वाला था, कि प्रभुपाद जब पिछले किचन की तरफ से उधर देखते थे तो उनको पेड़ वगैरह सब दिखाई देते थे और आकाश, तो उनको अच्छा लगता था पीछे की तरफ रहना, इंस्टेड कि वो फ्रंट पे रहे जहां पर वो सारी ट्रैफिक वगैरह वहां पर हो। अच्छा, उसके बाद 26 सेकेंड एवेन्यू इमारत के पिछवाड़े से इस आंगन में झांकने पर भक्ति वेदांत स्वामी का 2 मंजिल पर स्थित कमरा दिखता, जहां वो रह सकते थे, कार्य कर सकते थे और पूजा कर सकते थे। अपनी बावरी के दोस्तों की सहायता से उन्होंने अपने नए मकान को साफ कर लिया था। उन्होंने पिछले कमरे में जो उनका ऑफिस था वो एक ऑफिस की तरह उनका हो गया रहने का। एक दीवार के सहारे एक तंग कुशन रख दिया जिस पर हाथी छाप वाला वो स्टैंप लगी हुई थी, और इस कुशन के सामने अपना सादा उन्होंने सूटकेस रख लिया, जो उनका डेस्क बन गया। कि वो अपना जमावट कर लेते थे, कहीं भी उनके पास थोड़ी लिमिटेड चीजें थी कि वो उनका सूटकेस जो था उनका डेस्क बन जाता था, वहीं बैठ के वो अपना भागवत का कार्य करते थे। वेरी फ्यू मीन्स।
उन्होंने इस डेस्क को अपना टाइपराइटर सजा दिया और उसके दोनों ओर अपने कागज तथा किताबें रख दी। यही उनका कार्य क्षेत्र था। उनकी श्रीमद् भागवत की पांडुलिपि केसरिया कपड़े के गट्ठर में बंधी हुई थी, जो वो आगे लिखते जाते थे उसको केसरिया कपड़े में, कि अभी प्रिंटिंग कहाँ तक पहुंचेगी, कब होगी, कुछ पता नहीं है, पर वो एटलीस्ट ही वॉज कॉन्टिन्यूइंग विद हिज वर्क। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बांधी हुई थी कुछ नई चीजें इस डेस्क के सामने। डेस्क के सामने उन्होंने अपनी एक अलमारी थी, उसमें रख ली। उन्होंने अपने बैठने के स्थान के ऊपर दीवार में, अब उनके पास ठाकुर जी की कोई विग्रह तो थे नहीं, एक कृष्ण भगवान का भारतीय कैलेंडर उन्होंने उनके पास था, जो उन्होंने ठाकुर जी का कैलेंडर लटका रखा था अपने डेस्क के सामने। भगवान पृथ्वी लोक पर खड़े थे, कि ऐसे ब्रह्मांड बना हुआ है ऐसे, तो उसके ऊपर भगवान का चरण है। तो भगवान इसमें ठाकुर जी कृष्ण वंशी बजा रहे हैं और उनके पीछे गैया है। भगवान पृथ्वी लोक पर खड़े थे, जो उनके पांवों के नीचे एक पहाड़ी की चोटी के समान गोलाकार दिख रही थी। पूर्वी दीवार में 2 खिड़कियां थी, जिनसे होकर सूर्य की किरणें फर्श पर पड़ती थी। अगले कमरे में एक शानदार कॉफी की मेज थी, जिसे स्वामी ने अपना ऑल्टर बना लिया। कॉफी की मेज को उन्होंने ऐसे, अब नया नया कहीं आते हैं तो फिर हम अपने आप थोड़ा थोड़ा अपने आप गाइड करते हैं भगवान कैसे करते हैं। इस पर चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों के मड़े हुए चित्र रखे हुए थे, कि वो मड़े हुए थे, फ्रेम्ड थे। दीवार पर उन्होंने चतुर्भुज विष्णु तथा उनके अनंत शेषनाग के ऊपर, जहां पे वो लेटे हुए हैं, भारतीय कैलेंडर लटका रखा था। वो कैलेंडर्स थे। अपनी बावरी के कमरे की बांधी उन्होंने अपने कपड़े फैलाने के लिए धोके जो कपड़े डालते थे, डोरी एक बांध ली, कि जहां पे वो कपड़े सूखने डाल दिया करेंगे। दोनों कमरे ताजे रंगे गए थे और फर्श लकड़ी का था, जो इधर का था। स्नान घर जो था, बाथरूम स्वच्छ था और काम दे रहा था। उसी तरह छोटा सा संकरा, छोटा सा रसोई घर भी था। कभी कभी भक्तिवेदांत स्वामी रसोई की खिड़की में खड़े होकर आंगन की दीवार के बाहर वहां से देखा करते। वे इस स्थान पर अगले मास का किराया कैसे चुकाने वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं था। इस महीने का तो चलो किराया हो गई थी चुकने की, अगले नास मरते होते भी वहां रहने आ गए थे। भक्तिवेदांत स्वामी के आने के कुछ वर्ष पूर्व ही लोअर ईस्ट साइड में अब नई प्रकार की झुग्गी झोपड़ी बस्ती स्लम का उदय हो चुका था। अब ये उन्होंने हमें प्रभुपाद का बताया कि वहां पर वो सेटल हो गए। अब वो प्रेजेंट वो बता रहे हैं कि दिस वाज द टाइम कि ऑल ऑफ अ सडन हिप्पी मूवमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग जैसे इकट्ठे ही होते जा रहे थे, इतने यंगस्टर्स, क्राउड इतना बढ़ता जा रहा था कि गवर्नमेंट वाज इन द प्रॉब्लम कि इन लोगों का क्या किया जाए, कि उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये स्लम का उदय हो चुका था। यद्यपि इस घटना का समाज वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया गया, किंतु अंततः इसका कारण नहीं बताया जा रहा था कि एकाएक पक्षियों के झुंड की भांति या पशुओं की भांति ऐसा अचानक आवर्जन क्यों हुआ, कि एकदम से ही सारे लोग ऐसे क्यों आने शुरू हो गए और थोड़े ही वर्षों में ही समाप्त भी हो गए। देखो प्रभुपाद कब चले, 9 महीने पहले कब से उनकी प्लानिंग हुई, 18 वर्ष वो राधा दामोदर में रहे और वहां से, और ये हिप्पी मूवमेंट अब आया। ये भगवान की कितनी बड़ी कोऑर्डिनेशन थी प्रभुपाद को उनसे मिलाने के लिए, लेकिन इट हैड टू हैपन लाइक दिस। तो उन्होंने थोड़े ही वर्षों के बाद ये हिप्पी मूवमेंट खत्म हो गई। पहले तो नव आगंतुक जो इकट्ठे वहां होते थे, उनमें तरुण कलाकार, म्यूजिशियंस बहुत थे, गवैये थे तथा बुद्धिजीवी, एंड दे यूज्ड टू बी इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे घरों से भी होते थे। जैसा कि प्रभुपाद के बावरी निवास के समय हिप्पी आते थे, किंतु बाद में जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग उपेक्षित, जिनको घरों में इंटरेस्ट नहीं अपने, हाँ, और वो लोग ऐसे आने शुरू हो गए थे जिनको दे वर लुकिंग फॉर द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। उनको लगता था कि हम मतलब वी बिलोंग, मतलब दे वांटेड टू नो देयर रूट्स, कि हमारे लिए जिंदगी में व्हाट इज द पर्पस एंड मिशन ऑफ अवर लाइफ। सारे बघेड़ों किशोर वो घरों से भागे हुए थे, मानो अपने अंतःकरण की पुकार, उनके भीतर हृदय की पुकार थी कि दे वांट टू नो कि हमारे जिंदगी का पर्पस क्या है, और होकर पुराने हिप्पियों से मिल रहे थे। और इन भगोड़ियों के बाद पुलिस
पुलिस भी उनको समझाती थी, काउंसलर्स भी, सामाजिक तथा कल्याण कार्यकर्ता जो सोसाइटीज होती हैं, वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, वो आके उनको काउंसलिंग करती थी। लेकिन युवा छात्रावास तथा औषधि परामर्श केंद्र के लोग भी आने लगे थे कि ये क्यों इतना ड्रग्स ले रहे हैं, ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कि सारी सोसाइटीज उस समय उनको काउंसलिंग करने में लगी हुई थी कि ये मूवमेंट खत्म हो, ये सारे एकदम से क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। सेंट मार्क प्लेस पर नया हिप्पी व्यवसायिक केंद्र बन गया था और यहाँ पर ये एक इस तरह का बिजनेस सेंटर बन गया था। हिप्पियों के हिसाब से टी शर्ट्स वहां मिल रही हैं, उनके यूसेज की चीजें मिल रही हैं, जो जो चीजें उनको चाहिए, है ना, जिस तरह से उनको बाल बनाने हैं तो ये स्टाइल है तो ये चाहिए, मतलब एक उनकी रिक्वायरमेंट के लिए लोग चीजें भी वहां पे वैसे बेच रहे थे। तो वहां पर हिप्पी व्यवसायिक केंद्र बन गया जिसमें पोस्टर, रिकॉर्ड आदि की दुकानें, कलाविधियों तथा पुस्तक विक्रय केंद्र जिसमें सिगरेट से लेकर हिप्पियों के कपड़े तथा आध्यात्मिक प्रकाश उपलब्ध हो सकते थे, कि लिटरेचर भी उनको मिल रहा था कि जो जैसा जिसको इंटरेस्ट हो वैसा इकट्ठा करे। हिप्पी लोग लोअर में आई लुक फॉर सम प्लेस एंड आई स्टॉप देन, 9 बज गए। हिप्पी लोग लोअर ईस्ट साइड की यात्रा अपने पूर्ववर्ती अप्रवासियों के समान इस दृढ़ विश्वास के साथ करते कि यही उनके रहने का स्थान था। उनका ऐसा कोई घर नहीं था वहां पर, वो कहीं भी पड़े रहते, उनको कुछ था ही नहीं कि कैसे हैं। अन्य वर्ग के यूरोपीय आगंतुकों के लिए न्यूयॉर्क का बंदरगाह धन तथा भाग्य के देश, क्या ही लिखा हुआ है, कुछ गलत है, कुछ भारत के देश का प्रवेश द्वार था, क्योंकि उनकी दृष्टि अंततः मैनहट्टन में क्षितिज तथा लिबर्टी की मूर्ति पर लगी रहती थी। अब अभी 1966 में अमेरिकी युवक न्यूयॉर्क में अपनी अपनी आशाओं के झुंड एकत्रित हो रहे थे और अपनी गुह्य भूमि लोअर ईस्ट साइड की झुग्गी झोपड़ी वाले प्रदेश के सामने सपने देख रहे थे। ये हिप्पी अपने माता पिता के जो उनके घर थे उनको छोड़कर आए थे और टेलीविजन के रिक्त सुख तथा विज्ञापन बाजी जो मध्यवर्गीय अमेरिका का क्षणभंगुर उद्देश्य था कि उपज थे, कि उनको उस वाली लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था, मैकेनिकल लाइफ में कि पेरेंट्स जाते हैं, मतलब वो दे हैड बिकम रेवोल्यूशनरी फ्रॉम देयर होम एंड दे हैड वॉक्ड आउट ऑफ द होम, उनको वापस अपने घरों में नहीं जाना था। तो उनके माता पिता, उनके शिक्षक, उनके धर्मोपदेशक, जननेता तथा प्रचार माध्यम से उनका मोह भंग हो चुका था, डिटैच्ड हो गए थे उनसे, और वे वियतनाम में अमेरिकी नीति से असंतुष्ट थे कि उस समय वियतनाम में कुछ ऐसी अमेरिका के बारे में नीति से असंतुष्ट थे और वे उन मूलभूत राजनीतिक आदर्शों के प्रति आकृष्ट हो रहे थे जो अमेरिका को निर्दय, स्वार्थी, शोषक दैत्य के रूप में रंजित कर रहे थे, कि उनको अपना अमेरिका ही अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इस तरह से कर रहे हैं, तो जिसे या तो सुधरना होगा या फिर नष्ट हो जाना पड़ेगा, कि उनको उस चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं था कि हमें क्या लेना देना है। वे चाहते थे एक ऐसा प्रेम जो एवरलास्टिंग हो, जो मतलब दूर तक रहे, टेम्परेरी फेस नहीं उनको चाहिए, वास्तविक अस्तित्व की हमारी आइडेंटिटी को अपने वो ढूंढ रहे थे कि हु वी आर, व्हाई वी आर बोर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, तथा वास्तविक आध्यात्मिक चेतना की खोज में थे कि दे वर लुकिंग फॉर सम स्पिरिचुअल डायरेक्शन विच कैन गाइड, एंड प्रभुपाद हैड ऑन आंसर्स इन भगवद गीता एंड ऑल आंसर्स फॉर देम। सो इट वाज अ बिग प्लानिंग कि एक इंसान इधर से आंसर्स लेके आ रहा है और इधर से एक झुंड एक क्वेश्चंस लेकर खड़ा है, और उसकी ठाकुर जी की क्या योजना है उनको मिलाने की, कि किस तरह से वो मिलने वाले हैं। गर्मियों में 26 सेकंड एवेन्यू में भक्तिवेदांत स्वामी के आगमन तक 6 दशक की महान युवक क्रांति का प्रवेश लोअर ईस्ट साइड तक हो चुका था। यहाँ पर वे मुक्त थे, वे गरीबी में रहने के लिए मुक्त थे, उनको कुछ नहीं था कि उनके पास पैसा है कि नहीं, उन्होंने क्या पहना है, दे वर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। उनके मीन्स बहुत कुछ खाया है कि नहीं, कि उनको कुछ खाने पीने का कुछ था ही नहीं, कि ब्रेकफास्ट लंच वाली बातें है ही नहीं थी वहां पे।
और वो कला, संगीत, नशीली औषधियां वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन दिनों सिर्फ आध्यात्मिक खोज की उनको चर्चा थी, उसी की डिस्कशंस थी। जागरूकता के नए संसार का द्वार खोलने वाली उनकी कुंजियां क्या थी? उनके पास एक ही रास्ता था, एलसीडी और मैरिजुआना। और वो ये चीजें यूज करते थे कि हमें कुछ वहां पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, एंड दे यूज टू शेयर दोज एक्सपीरियंस विद ईच अदर। This is the time when the American government sent Richard, Professor Richard, हाँ to study the LSD in India. हाँ, जो नीम करौली वाले बाबा थे। हाँ, बहुत अच्छा है उनका। या फिर वही आप सुना दो तो वो सुनकर हम वहीं विश्राम कर दें। Yeah, it's okay. You can tell. हाँ, you can tell that incident. It is also very good incident. नहीं, सबको नहीं पता है। It is very good, राकेश। और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Is it okay? हाँ, any questions regarding it? Anything, अक्षर? No बेटा। तो अच्छा लगा आज का बेटा? But we are still struggling. अभी भी हमारा कुछ हमें कंक्रीट मिला नहीं है, पर ये कि एक ठिकाना मिल गया प्रभुपाद को, और हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। पर अगली क्लास में शुरू होगा जिस तरह से। हाँ, लिंक होने जा रहा है, मतलब प्लेसिंग हो रही है चीजों की, स्पेसिंग हो रही है, लेकिन इट टेक्स टाइम, है ना सब। और वैसे हम लोग स्किप कर जाए चाहे, लेकिन ये प्रभुपाद की जो स्ट्रगल्स हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद ने। और एक और बात है बहुत सुंदर, कि हम जब कहते हैं कि हमें आचार्यों का नाम बार बार लेना चाहिए, भक्तों का नाम बार बार लेना चाहिए, वो क्यों हम कहते हैं? क्योंकि आचार्यों का जो स्ट्रगल है, आचार्यों के ऊपर जो कृपा है, हम जैसे बोलते हैं प्रभुपाद की जय, सदगुरु महाराज की हम बोले जय, क्यों हम बोलते हैं? कि उनकी कृपा, उनका जय घोष करने से उनकी कृपा जो है ठाकुर के माध्यम से, उनके आचार्यों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो ये उनकी कैपेबिलिटीज और उनका पोटेंशियल हमारे जैसा नहीं है। दे आर द चोजन सोल्स। वो अपने कर्म बंधन से इधर कभी भी नहीं आती हैं धरती के ऊपर। वो जीवों को, फॉलन सोल्स को डिराइव करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। इसलिए अपने आचार्यों का, और कहीं भी दीक्षा हो, हमेशा सोचना चाहिए एक परंपरा से दीक्षा हो, ताकि एक हमें, जैसे एक अमीर बाप का एक बेटा होता है तो उसको एक नेचुरली एक वो मिल जाती है, मतलब उसकी जायदाद का वो अधिकारी हो जाता है ना, एक उसको मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम अपनी बोलते हैं ना, जैसे एक चींटी चाहे तो यहाँ से एक यात्रा करना चाहिए, यहाँ से उसको वृंदावन जाना है, तो कितने साल लग जाएंगे उसको जाने में। कोई रास्ता भी हो कि नहीं हो, पता नहीं है कि लैंड का रूट भी है कि नहीं है ही नहीं, लैंड का रूट कहाँ से जाएगी इंडिया। लेकिन अगर वो चींटी एक किसी सूटकेस में बैठ जाए या किसी चीज के साथ चले जाए, तो अगले दिन की फ्लाइट में वो कल पहुंच भी गई वहां पर। तो हम लोग जो एक ठाकुर जी तक पहुंचने का रास्ता है, हमारे लिए बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम एक आचार्य, एक गुरु की गोदी में चढ़ के चले जाएं या उनके आश्रय में चले जाएं, तो हमारे लिए रास्ता वो बहुत छोटा हो सकता है। तो इसलिए कृपा, उनका जय घोष बहुत अवश्य है, और हमें आचार्यों को साथ में लेकर चलना चाहिए। चलो राकेश, अब आप बताओ। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन, आप थोड़ा इधर आ जाओ, इट कैन रिकॉर्ड ऑल्सो। नहीं, आई वॉन्ट टू, इट इज ओके, डोंट वरी। LSD और फेंटामिन मेडिसिन होती है जिससे ना आपको नींद नहीं आती। कई बार बच्चे स्टडी करते भी रात को ले लेते थे ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ना सारा ब्रेन है, जो थिंकिंग, वो कम्प्लीटली वॉश आउट जैसे हो जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहता। वो दे वर लिंकिंग देमसेल्फ कि नाउ सिंस दे फॉरगेट एवरीथिंग, so they are now closer to God. So they are spiritually getting awakening about that, and they were feeling very happy, and many hours they want to stay in that mood only. Once they come back in the mood, they were remembering their parents and the struggle between the parents. At that time American families were breaking, because of these divorces, etc. So that's why this thing came out. So then American government sent it. This was professor from Harvard, Professor Nick Richard. So they sent him to study it. Ki really LSD is the means now. Is it the one now in the north, in eastern side, like in India and Himalayas? Is it the yogis are taking this kind of thing?
तो then he came here and he brought with him, like, this is a Himalayas में। usually 4 milligram की tablet होती है LSD. He brought with him special capsule which was 50 milligram each, much higher potency, कि मैं टेस्ट करता हूँ उधर की क्या लोग ऐसी चीज़ लेते हैं या कोई लेने के बाद उनको क्या फ़र्क पड़ता है, जो वहाँ पे साधु लोग सब छोड़ के बैठे हुए हैं. तो he came to देहरादून से then उसने किसी से कांटेक्ट किया कि मेरे को हिमालयाज में आगे जाना है. कोई स्पेसिफिक नहीं था कहाँ जाना, लेकिन देन ही टोल्ड हिम कि लुक नाउ उत्तरकाशी की तरफ से हम जाएंगे और यहाँ कुछ आश्रम हैं उनके जो सेजिस हैं या जो योगी हैं, तो उनको हम मिलेंगे. तो देन दे स्टार्टेड. तो दे बिकेम लिटिल लेट. तो जब वो जा रहे थे तो रात को अंधेरा हो गया. तो उनको लगा कि हमको टैक्सी में, गाड़ी में, ऐसे हिल्स में ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो कोई भी जगह बीच में मिलेगी तो वहाँ रुक जाएंगे. तो वहाँ उनको एक छोटा सा कोई एक आश्रम नज़र आया, लाइट वहाँ ऑन थी, तो वहाँ रुक गए. तो उसने ये रिचर्ड तो गाड़ी में पहले गाड़ी के बाहर आके खड़ा हो गया. तो उसको बोला अपने मित्र को कि जा तू देख के आ कि इधर हम रुक सकते हैं. कहता है हाँ मेरे को पता है, ये बाबा नीम करोली बाबा का आश्रम है, तो यहाँ हम रुक सकते हैं. तो वो अंदर गया तो उसको बोलता हाँ, वो बोलते हैं कि आप रुक जाओ. तो देन ही कॉल्ड हिम कि आप बाबा से एक बार मिल लो. तो ये अंदर गया तो वो तो इसका जो मित्र था वो इंडियन था, वो जाके बाबा के पास ऐसे बैठ गया. तो उसने एक्सपेक्ट करता था कि ये भी प्रणाम करेगा, बट ही डिडंट डू एनीथिंग. वो साथ में खड़ा हो गया. तो उसने थोड़ा सा उसको इशारा किया कि कम मीट बाबा. तो वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, इसको रहने दो, अभी ये अपनी माँ के बारे में सोच रहा है जिसकी हाल ही में रीढ़ की हड्डी में कैंसर के कारण मृत्यु हुई है. अभी वो बाहर ही खड़ा था. ही वॉज रियली थिंकिंग अबाउट दैट. उसने उसका मुंह भी उधरा, कहता है इस तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहा है जिसका इस तरह से मृत्यु हुई है. एंड ही जस्ट टर्न एंड ही फेल इन हिज फीट एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. ये जो प्रोफेसर था, तो फिर ना वो थोड़ा जब शांत हुआ, उसको बोलता है काम, बाबा ने बोला, नीम करोली बाबा ने, जाओ अपनी गाड़ी में से वो ले आओ, जो सामान लेके आयो, दवाई लेके आयो, वो ले आओ. तो ही वॉज रियली स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग कि इसको तो मेरा सब पता है. तो वो ले आया. तो उसने शीशी खोली, कहता ला दो मुझे. तो उसने हाथ में जितने उसके हाथ में आए उसने सारे ऐसे बाबा ने रख लिए. तो ही वॉज रियली शॉक्ड कि अभी तो ही कांट सर्वाइव, कि मेरे को पता है एक कैप्सूल की इतनी पोटेंसी है कि एक आदमी नहीं ले सकता. मैं तो उसको कंडेंस करके लाया था कि इधर थोड़ा थोड़ा किसी को दूंगा निकाल के कैप्सूल में से. तो देन बाबा वाज टॉकिंग टू हिम फॉर 5 आवर्स. तो उनको लगा कि इनको कुछ फर्क ही नहीं है, वो कैप्सूल कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं है. तो देन ही टॉक टू हिम एंड ही गॉट हिज, ही नेवर वेंट बैक. ही गॉट इनिशिएशन. तो उसे हनुमान जी के भक्त बने. नाउ ही इज द रिचर्ड इज नोन एज रामदास. बाबा रामदास जो है ना, जिनकी काफी सीडीज हैं, जिन्होंने पेल्सन वालिया में हनुमान जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाया. देन ही बिकेम हिज डिसाइपल.